आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को। लेट अस सी। में chemical kinetics, before knowing its definition, let us know some basic terms from its heading. Chemicals mean that atom, molecule, ion, etc. These all are the chemicals. और यदि मैं काइनेटिक्स वर्ड की बात करूं तो काइनेटिक्स मीन दैट मोशन। बहुत सिंपल है। यदि मैं ये बोलूं कि इफ ऑल एटम मॉलिक्यूल आयन आर इन मोशन, ये सभी एटम मॉलिक्यूल आयन यदि मोशन में आ जाए तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो कॉलिजन होगा या तो कॉलिजन नहीं होगा। द कॉलिजन will be there or collision will not be there। ये दो पॉसिबिलिटी है। हमें इन पोर्शन से इंटरेस्ट नहीं है। आई मीन यदि कॉलिजन हुआ ही नहीं तो एटम मॉलिक्यूल आयन एज इट इज़ अपनी सिचुएशंस में रहेगा। हमें इंटरेस्ट है केमिकल चेंज को लेके। मतलब यदि कॉलिजन होता है तो फिर से दो पॉसिबिलिटी बनती है। कॉलिजन होगा तो फिर से दो पॉसिबिलिटी, या तो वो इफेक्टिव कॉलिजन है या तो वो इनइफेक्टिव कॉलिजन है। Let us know what is effective collision. Effective collision are those collision which are responsible for the formation of the product. मतलब यहाँ पे collision होगा, just imagine कि H2 और N2 के बीच collision हुआ और collision के बाद अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। दिस इज कॉल्ड effective collision। कोई भी दो molecules के बीच collision होता है और collision के बाद वो उसके बॉन्ड डिसोसिएट, आई मीन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए, बॉन्ड टूट जाए और एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, तब उसे बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। जैसे कि मैं सपोज तुम्हें फॉर्मेशंस की बात की तो ये डिसोसिएशन लाइक PCl5, तो PCl5 मॉलिक्यूल्स अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में कोलिजन करेगा एंड इट विल स्प्लिट और फॉर्म अ प्रोडक्ट PCl3 एंड Cl2। ये भी effective collision example है। but ineffective collision are those collision where collision will be there but chemical change will not be occur, in that there will be no reaction। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। हमें इंटरेस्ट है कि जहाँ पे रिएक्शंस होगी, यदि रिएक्शंस हुआ है मतलब इफेक्टिव कोलिजन है। और यदि इफेक्टिव कोलिजन है, मान लेते हैं एक जनरल रिएक्शंस के थ्रू, लेट्स कि माना कोई रिएक्शंस ए है जो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट होता है। देखो रिएक्शंस हुआ है और उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तब सवाल ये उठता है कि ये जो रिएक्शंस है वो किस रेट से कन्वर्ट हुआ है। नो, लेट अस वी विल स्टडी रेट ऑफ कन्वर्जन या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। द रेट ऑफ कन्वर्जन, द रेट ऑफ कन्वर्जन की तीन पॉसिबिलिटी है। या तो रिएक्शन बहुत फास्ट प्रोसीड हुआ है, या तो रिएक्शन मॉडरेट वे में प्रोसीड हुआ है, या तो रिएक्शन काफ़ी स्लो रहा है। हम इन चैप्टर्स में सिर्फ उन रिएक्शंस के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे जो रिएक्शन मॉडरेटली प्रोसीड हुआ है। जो रिएक्शन बहुत फास्ट है वी विल नॉट बी स्टडी हियर, और जो रिएक्शन बहुत स्लो उनको भी हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। हमें इंटरेस्ट यहाँ पे सिर्फ उन रिएक्शंस में है जो रिएक्शंस मॉडरेटली प्रोसीड कर रहा है।
यदि रिएक्शंस मॉडरेटली प्रोसीड कर रहा है, वो कोई भी मॉलिक्यूल, वो कोई भी टाइप्स का रिएक्शंस हो सकता है, बट इन जनरल ये मॉडरेट रिएक्शंस भी हम लोग यहाँ पे दो तरह से स्टडी करेंगे। या तो रिएक्शंस वन स्टेप में प्रोसीड करेगा, या तो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करेगा। यदि रिएक्शंस वन स्टेप में प्रोसीड करता है हम उसे एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलेंगे। द रिएक्शन विल बी नोन एज एलिमेंट्री। और द रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड करता है देन दोज रिएक्शन विल बी नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले हम लोग एलिमेंट्री को देखते हैं एंड देन वी विल गो ऑन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो लेट अस कंसिडर अ जनरल रिएक्शंस अल्फा ए बीटा बी से कोई रिएक्शंस कन्वर्ट हुआ गामा सी प्लस डेल्टा डी में। यदि रिएक्शंस एलिमेंट्री है तब हमें ये जानना ज़रूरी है कि हाउ टू एक्सप्रेस इट्स रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन we will express in two way। या तो रिएक्शंस एक्वस फेज में है एंटायर रिएक्शन, या तो एंटायर रिएक्शन गैसियस फेज में है। मतलब रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करेंगे दो तरीके से, या तो एक्वस मीडियम में या तो गैसियस मीडियम में। द रिएक्शंस के रेट को डिफाइन करते हैं एक्वस मीडियम में तो हम लोग इससे यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, चेंज इन concentration divided by time interval divided by time interval। और यदि यहीं पे हम इसी रेट को डिफाइन करते हैं यदि गैसियस फेज में तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, चेंज इन पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। वन मोर थिंग, अब सवाल ये उठता है कि ये टाइम इंटरवल किस तरह का है, बहुत स्मॉल है, लार्जर है। ये टाइम इंटरवल के बेसिस पे हम फिर से इस रेट को डिफाइन करेंगे। यदि ये टाइम वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है, टेंडिंग टू जीरो में है, रिप्रेजेंटेड एज डी टी, और एक लार्ज चेंज इन टाइम इंटरवल है जिसको हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। यदि टाइम इंटरवल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है तो उस सिचुएशंस में जो हम रेट को डिफाइन करेंगे द रेट विल बी नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और यदि टाइम इंटरवल एक लार्ज है तो उस रेट को हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शंस भी दो तरह से हो गया, या तो इंस्टेंटेनियस रेट है या तो एवरेज रेट है। एवरेज रेट हमें कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब यहाँ पे एक इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और इंस्टेंटेनियस रेट आर दोज रेट विच विल प्रोवाइड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द reactions each and every point of time। और यही वजह है कि यहाँ पे एक्यूरेसी की वजह से और यहाँ पे एक इनएक्यूरेट रिजल्ट में मिलने वाली है, इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलने वाली है, और यहाँ पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलने वाली है। तो एक्यूरेट रिजल्ट
क्यों मिलने वाली है और इनएक्यूरेट रिजल्ट कैसे मिलने वाली, इनको भी हम लोग ज़रा डिटेल में जानते हैं। यदि मैं एवरेज रेट की, रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करूं, तो हम इसको ऐसे जानते हैं, माने कि कोई बॉलर है और ये बॉलिंग करता है, माने कि फर्स्ट ओवर ये बॉल थ्रो किया और उन्होंने टोटल रन दिया 0। मान सेकेंड ओवर बॉल को थ्रो किया और रन दिया 2। उसी तरह से थर्ड ओवर को थ्रो किया, रन दिया 4। सिमिलर वे में फोर्थ ओवर को थ्रो किया और मालते रन दिया उन्होंने 6। करप्ट डाटा है। लेट अस नो किस बॉलर ने, इस बॉलर का एवरेज रन रेट क्या है। यदि मैं एवरेज रन रेट की बात करूं इस बॉलर का, तो हम बोलते हैं टोटल रन कितना है। टोटल रन 6 4 10 2 12 है, तो टोटल रन को डिवाइड कर दो, टोटल ओवर दिया कितना है, तो टोटल ओवर 4 दिया, तो एवरेज रन इसका 3 है। पर ओवर जो उन्होंने रन दिया है वो कितना दिया है, 4 ओवर में 12, तो 1 ओवर में एवरेज हमारा 3 रन। मतलब इस डाटा के अकॉर्डिंग इस बॉलर ने हर एवरेज में 3 रन दिया है। बट रियलिटी इज दैट, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फर्स्ट ओवर में कितना रन दिया 0, बट डाटा कह रहा है कितना 3। सेकेंड ओवर में रन दिया 2, डाटा कितना कह रहा है 3। मतलब हमें डाटा तो मिल रहा है कि एवरेज रन रेट क्या है, बट वो डाटा एक्यूरेट नहीं मिल रहा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए। और ये वजह है कि हम इन रिएक्शंस को, रेट को पढ़ेंगे लेकिन उतना डीपली नहीं जाएंगे, जो हमें यहाँ से एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलने वाली। हम उन रेट को स्टडी करेंगे जहाँ से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलने की स्थिति है। ये जो हम करें कि फर्स्ट ओवर में कितना रन दिया, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। सेकेंड ओवर में कितना रन दिया, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना रन दिया है। थर्ड ओवर में कितना रन दिया, दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस कि थर्ड ओवर में कितना रन दिया है। और दैट्स द रीजन वी कॉल इट इज instantaneous rate law, and it always gives you exact and accurate information about the reactions। और इनके बारे में हम लोग सबसे अधिक डिटेल में पूरे चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो ये हम जान गए कि हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या है और एवरेज रेट क्या है, और हम इन दोनों को क्यों स्टडी करें, बिकॉज हमें एक टाइम का इंटरवल जो दिया गया था वो अलग अलग टाइम इंटरवल, एक इन्फिनिटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल और एक लार्ज टाइम इंटरवल है। इसलिए इसी वजह से हम लोग इन दोनों रेट को स्टडी कर रहे हैं। अब जानते हैं कि किसी कोई रिएक्शन से दिया हुआ है तो उनके रेट को लिखना कैसे है ना। देखो रिएक्शंस दिया हुआ तो हाउ विल राइट द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो जब हम बात कर रहे थे इस रिएक्शंस की, तो हम वापस से इन्हीं को एक बार देखते हैं। ओके, यदि मैं एवरेज रेट की बात करूं, we will write delta, we will represent by delta। बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, जिसको हम लोग माइनस डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी बोलेंगे, विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, which will be represented by 1 upon beta delta of b upon delta of t। Rate of disappearance of A is exactly equals to rate of appearance of C, जो कि प्लस 1 बाय गामा डेल्टा ऑफ C अपॉन डेल्टा ऑफ
टी लिखे जाएंगे। अब सवाल उठते ये -1/अल्फा -1/बीटा +1/गामा, ये सब आ कहाँ से रहा है, इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। बट लेट मी राइट फर्स्ट कि हाउ टू प्रेजेंट और हाउ टू राइट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन। सवाल ये उठता है कि ये -1/अल्फा, ये -1/बीटा और +1/गामा लिखा कैसे जा रहा है। पहले ये जाना जरूरी है कि ये टर्म्स है क्या। यदि हम ये बोल रहे हैं, सपोज हम इस रिएक्शंस को रीड करते हैं इन जनरली, कहते हैं अल्फा मोल ऑफ ए रिएक्टिंग विद बीटा मोल ऑफ बी। इसी वर्ड को ऐसे बोलते हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, इनको ऐसे रीड करते हैं किसी नॉर्मल रिएक्शन से। इट इज अ 3 moles of H2, 1 moles of N2 and form 2 moles of अमोनिया। यहाँ पे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं 3 moles of हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 1 moles of N2 and producing 2 moles of ammonia. Instead of this, we can call it as rate of disappearance of N2 या rate of disappearance of H2, rate of disappearance of H2 ट्रिपल है किससे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 से। मैथमेटिकली वी विल रिप्रेजेंट दिस वर्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, द डिसअपियरेंस माइनस एवरेज है द डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T। 3 rate of disappearance we represent with minus sign, the rate of disappearance of N2 divided by delta T। और S3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3 डेल्टा ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T। अब कंपेयर कर सकते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर अल्फा था वो कहाँ था, रेसिप्रोकल में। देखो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 3 था वो कैसे है, रेसिप्रोकल में। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था तो रेसिप्रोकल में 1 आपको पता नहीं चलेगा, बड़ा स्टिल लेट अस हियर। जैसे यहाँ पे बीटा था तो बीटा रिएक्टेंट है तो साइन नेगेटिव होगा, यदि प्रोडक्ट होता तो प्रोडक्ट साइन हमारा पॉजिटिव में चल रहा होता। हो चुकी वहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा जाता। In this way we can write rate of rate law or rate of reactions for the given reactions. In the next topic we will study, it's a basic part as well.